बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जनरल पैथोलॉजी के आज के लेक्चर में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है रीजनरेशन और रिपेयर है। बेसिकली रीजनरेशन और रिपेयर जो है वो दोनों एक जैसी टर्म्स नज़र आ रही होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है ना। रीजनरेशन और रिपेयर देखें बेटा, जो रीजनरेशन का लफ्ज़ है उसको री का मतलब होता है दोबारा और जनरेट का मतलब होता है कि पैदा करना है, किसी एक चीज़ को दोबारा से पैदा करना। मतलब कि ये वो टर्म है जो उन टिश्यूज़ के लिए यूज़ की जाएगी जो कि मुकम्मल तौर पे जो है डैमेज हो चुके हैं, ठीक है ना। और रिपेयर आम तौर पे भी हम ये जो टर्म है रिपेयर वाली, ये मोस्टली हम यूज़ भी करते हैं। रिपेयर में देख लें, हम घर को भी जैसे रिपेयर वगैरह कराते हैं तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनानी होती है आपने, ठीक है ना। पहले से जो मौजूद चीज़ है उसमें जो चेंजेस आई हैं या जो उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुई है उसको दोबारा से ठीक करना। मतलब कि पहले से मौजूद टिश्यू है, अगर वो डैमेज हो गया है, उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया तो उसको दोबारा से जो है उस डैमेज पोर्शन को ही सिर्फ दोबारा बनाना है, मुकम्मल को दोबारा नहीं बनाना, तो वो रिपेयर कहलाएगा, ठीक है जी। अब देखें जो टिश्यू रिपेयर है ना, वो कह रहे हैं कि रिपेयर जो है ये बाज़ का जो है इसको हम हीलिंग भी कहते हैं। इसमें ये होगा कि जो टिश्यू का जो आर्किटेक्चर है, रिस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर अ इंजरी। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी इंजूरियस ट्यूमर आता है तो वो किसी टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर दिया उसने। अब डैमेज टिश्यू की दोबारा से नॉर्मल फंक्शनिंग होनी है, उसको दोबारा से नॉर्मल हालत में लेके आया जाएगा। तो उसको नॉर्मल हालत में लेके आने के लिए या तो वो रीजनरेट हो जाएगा वो टिश्यू जो डैमेज हुआ है, या फिर उसकी रिपेयर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रिपेयर को डिस्कस करें। रिपेयर में क्या है कि ये हीलिंग है या ये जो रिस्टोरेशन है, दोबारा बना रहा है टिश्यू के आर्किटेक्चर को, जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है ना उसको दोबारा बना रहा है इंजरी के बाद। इंजरी ख़त्म हो गई है, इंजरी स्टेमल है, वहाँ से जो आपकी इम्यूनिटी है उसने इम्यूनिटी ने वहाँ से इंजूरियस स्टिमुलाई को ख़त्म कर दिया। अब जो टिश्यू डैमेज हो चुका है इसी दौरान, अब उसको दोबारा से हमने जो है वो रिपेयर करना है। सो जो रिपेयर की टर्म है ये मोस्टली यूज़ की जाती है पेरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, जबकि जो हीलिंग है ये आप सरफेस एपिथेलियम के लिए जो है ये यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो डिस्टिंक्शंस हैं ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है। मतलब कि अगर हम ये कहें कि रिपेयर जो है वो जस्ट हम पेरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए और हीलिंग जो है वो सरफेस एपिथेलियल के लिए यूज़ करेंगे, तो ये गलत है। मोस्टली जो रिपेयर है वो पेरेन्काइमल और कनेक्टिव टिश्यूज से होती है, जबकि जो हीलिंग है वो एपिथेलिया से होती है, तो इसलिए उसको यहाँ पर डोनेट किया गया। मैं दोबारा रिपेयर को रिवाइज करवाना। देखिए रिपेयर क्या है। रिपेयर जो है इसको हम हीलिंग भी बोल सकते हैं। इसमें जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो रिस्टोर होगा, ठीक है ना। कि अब इंजरी जब ख़त्म हो जाएगी तो टिश्यू का ना सिर्फ आर्किटेक्चर जो है वो रिस्टोर होगा, बल्कि जो टिश्यू के फंक्शंस हैं, जो पहले वो फंक्शन परफॉर्म करा था, जो कि इंजरी की वजह से जो है उसका आर्किटेक्चर और उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया था, अब उसका आर्किटेक्चर दोबारा से बहाल होगा और जो काम कर रहा था वो टिश्यू या ऑर्गन जो है वो दोबारा वो काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इसमें टाइप्स आ जाती हैं रिपेयर की। रिपेयर जो है डैमेज टिश्यूज़ की वो बचे दो रिएक्शंस की वजह से होती है। सबसे पहले क्या है कि रीजनरेशन होगी बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल अनइंजर्ड सेल्स एंड मैच्योरेशन ऑफ द टिश्यू स्टेम सेल। और सेकंड इसमें क्या है, डेपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ स्कैर। यहाँ पे आगे पिक्चर भी है, इसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखें दो टाइप्स कैसी हैं। पहली टाइप को ज़रा गौर से देखें। इसमें है कि जो रीजनरेशन है वो जो बच जाने वाले अनइंजर्ड सेल्स हैं, सपोज कर रहे हैं हम कि फिंगर में अगर जो है वो डैमेज हुई है फिंगर, या लीवर जो है, मोस्टली हम इसकी एग्जांपल लेते हैं लीवर की, क्योंकि वो बहुत जो है वो रीजनरेट करता है। तो सपोज अगर लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, अब वो वाला लीवर का हिस्सा या वो वाले सेल्स जो डैमेज नहीं हुए, जो अनइंजर्ड सेल्स हैं, अगर वो अनइंजर्ड सेल्स प्रोलिफरेशन करके मेटा जो है इसकी मेटास्टेसिस होगी या इसमें माइटोसिस होगी, प्रोलिफरेशन होगी उन सेल्स की, वो डिवाइड करेंगे जो अनइंजर्ड सेल्स हैं, और वो जो कमी है
जो डैमेज की वजह से प्रोड्यूस हुई है, अगर उसको फिल कर देते हैं और बाद में मैचुरेशन भी हो जाती है उस टिश्यूज़ की, और दोबारा उसका जो है वो डिफ्रेंशिएशन भी हो जाती है, मैचुरेशन भी हो जाती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो फुल फ्लेज जो है वो ओके हो जाता है, तो देन इट विल कॉल द रीजनरेशन बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल टिश्यू। सेकंड क्या है, अच्छा जो रीजनरेशन बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल या अनइंजर्ड सेल्स होगी, इसमें अगर माइल्ड इंजरी होगी तो ये होगी, मतलब कि जो टिश्यू है वो मुकम्मल तौर पे नहीं ख़त्म हुआ हुआ, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से ख़त्म होता है, तो जो बाकी के सेल्स हैं वही उस कमी को पूरा कर देंगे, कि तो बात ये है। सेकंड फिर इसमें ये आ जाता है कि डेपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अब इंजरी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है, अब जो साइड वाले जो अनइंजर्ड सेल्स हैं अगर वो रीजनरेट करेंगे तो वो इनके इससे वो गैप फिल होने वाला नहीं है, वो गैप ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अनइंजर्ड सेल्स के रीजनरेट करने से वो गैप अगर फिल नहीं होता तो उस एरिया के अंदर फिर स्कैर फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर स्कैर आएगा वहाँ, फिर स्कैर फॉर्मेशन होगी, और स्कैर फॉर्मेशन के बाद जो है वो टिश्यू की मैचुरेशन होगी और डिफ्रेंशिएशन होगी, और दोबारा जो है वो एक नॉर्मल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये होगी डेपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सो रिपेयर की फिर दो टाइप्स आ जाएंगी, या तो ओरिजिनल जो बचे हुए सेल्स हैं वो माइल्ड इंजरी में होगा तो उस उनकी रीजनरेशन हो जाएगी, या फिर अगर स्फेयर इंजरी है तो वहाँ पर स्कैर फॉर्मेशन होगी, और जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो वहाँ पर डिपॉजिट जो है वो करवाते हैं स्कैर की। अच्छा इसमें आप बेटा ये तस्वीर देखें, ये एक नॉर्मल सेल है, सपोज ये इंजूरियस स्टेमल है, कोई भी रेडिएशन है ये उसकी वजह से, तो ये बेटा यहाँ पर देखें ये डैमेज हो गया है, यहाँ पर रीजनरेशन के ज़रिए भी ये नॉर्मल हो सकता है और पेयर के ज़रिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रीजनरेशन को देखते हैं। रीजनरेशन में क्या है कि रीन्यूइंग टिश्यू से मुराद है कि जो टिश्यू आपका डैमेज हो चुका था वो दोबारा अब रीन्यू हो रहा है, दोबारा से बन रहा है। इसमें क्या होगा कि कंप्लीट रीजनरेशन हो जाएगी एपिडर्मिस की या जीआईटी ट्रैक की, ठीक है ना, या फिर एपिथीलियम की या हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स जो भी हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि इसमें मुकम्मल तौर पे जो सेल्स हैं वो रीजनरेट करें। एक बात, दूसरा अगर जिसमें एपिडर्मिस है, अच्छा ये मोस्टली आप ये देखें कि ये जो रीन्यूइंग और टिश्यू है ये उन सेल्स की होती है जो कॉन्टीन्यूसली जिनकी शेडिंग हो रही होती है। अब देखें एपिडर्मिस है, स्किन है ऊपर वाली, तो ये कॉन्टीन्यूसली शेडिंग हो रही है, आपके जो पाम्स हैं या जो आपके सोल्स हैं, या इवन दैट के आपकी बॉडी से जो सरफेस एपिथेलियम है उसके सेल्स कंटिन्यूसली पुराने उतरते जा रहे हैं, नहीं आते जा रहे हैं। फिर जीआईटी ट्रैक की बात करें, जीआईटी ट्रैक में जो एपिथेलियम है उसके सेल्स भी कंटिन्यूसली जो है वो जो पुराने हैं वो निकलते जाते हैं फीसिस के थ्रू, या अगर हम यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट हो रहे होते हैं एपिथेलियल सेल्स, और नए सेल्स आते जाते हैं। या फिर हम हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स कर लें जिसमें ब्लड सेल्स हैं, वो भी जैसे आरबीसीज हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो 120 डेज़ के बाद पुराने ख़त्म होते जाएंगे, नहीं बनते जाएंगे। तो जो रीन्यूइंग है टिश्यूज़ की, जिसमें मुकम्मल तौर पे पुराने सेल्स नए सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या पुराने सेल्स जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट नए सेल से हो जाएगी, ये उन टिश्यूज़ के अंदर होगी जो कि कॉन्टीन्यूसली जिनकी शेडिंग हो रही है, ये जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग है। इनमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी स्टेबल टिश्यूज़ की। अब ये वो सेल्स हैं जो कि स्टेबल हैं, जो जिनकी पीरियोडिक शेडिंग नहीं हो रही है, मतलब कि वो पीरियोडिकली उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, वो कंटिन्यूसली जो है उसी जगह पे स्टिल प्रेजेंट है या परमानेंट है उस जगह पे, तो उनमें क्या होगा। अब स्टेबल टिश्यूज़ हैं, सपोज ये यहाँ पे आप पिक्चर देखें, इसमें अगर 1/3 पोर्शन जो है वो इसका यहाँ से डैमेज हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, जो बाकी जो है 1/4 पोर्शन है बच्चा, अब 1/4 पोर्शन के जो सेल्स हैं वो यहाँ से प्रोलिफरेट करेंगे माइटोसिस के ज़रिए, और वो जो बकिया जो 1/3 वाला पोर्शन जो डैमेज हो चुका है उसको दोबारा बना देंगे उस जगह पे, ठीक है ना। तो ये उन टिश्यूज़ के अंदर होगा जो स्टेबल टिश्यूज़ हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी, लीवर और किडनी, ठीक है ना। तो लीवर और किडनी के जो सेल्स हैं, जाहिर बात है ये तो कंटिन्यूसली तो इनकी शेडिंग नहीं हो रही कि लीवर जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रहा है नया बन रहा है, ये किडनी आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही नहीं, ये परमानेंट टिश्यू है। सो इन टिश्यूज़ के अंदर अगर डैमेज आता है, इसमें ये होगा जो पोर्शन आपका डैमेज हो चुका है उन सेल्स को ख़त्म करके जो पोर्शन जो सेल्स बचे जाने वाले जो सेल्स हैं वो दोबारा रीजनरेट करके जो डैमेज वाला पोर्शन है उसको जो है वो पूरा कर देंगे। ओके होगी बात, ये बेटा आ गया आपका रीजनरेशन। उसके बाद अब हम रिपेयर की जानब जाते हैं। रिपेयर में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया था कि
रीजनरेट का मतलब होता है कि दोबारा से पैदा करना, री मीन्स अगेन और जनरेट मीन्स प्रोड्यूस करना। रिपेयर जो है वो एक माइल्ड टर्म कह लें एज़ कम्पेयर टू रीजनरेशन। रिपेयर आप देखें नॉर्मली भी हम कहते हैं जी कि ये थोड़ी सी चीज़ अगर ख़राब होगी इसकी रिपेयर करवा लें या घर की, तो रिपेयर से इमराज ये होता है कि आपने कोई नया टिश्यू या नई चीज़ नहीं बनानी या नया सेल्स नहीं बनाना है वहाँ पे, वहाँ जस्ट उनकी जो थोड़ी बहुत जो डैमेज पोर्शन है उसको आपने ठीक करना है। इसमें देखें सपोज अगर वाउंड है किसी जगह पे, वाउंड फार्मेशन हो गई है, ज़ख़म वगैरह बन गया, तो वाउंड की हीलिंग हो जाएगी, वहाँ पर स्कैर फॉर्मेशन हो जाएगी और स्कैर जो है उस वाउंड को जो है दोबारा से नॉर्मल कर देगा या एक नॉर्मल टिश्यू बना देगा उस सेल को मैचुरेशन के बाद या डिफ्रेंशिएशन के बाद। या फिर क्या है, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, अभी हमने इन्फ्लेमेशन की टाइप्स डिस्कस की हैं जिसमें अगर जो इंजरी स्टिमुलाई है वो कम अरसे तक रहता है और जल्दी से आपकी इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम उस इंजरी स्टिमुलाई को ख़त्म कर देता है, तो वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन थी, ठीक है ना। उसके हमने प्रोसेस देखे हैं पिछले लेक्चर्स में। देन अगर वो परसिस्टेंट होता है, ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजरी स्टिमुलाई रहता है, डेज तक, वीक्स तक या इवन दैट के मंथ्स तक, देन वो जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रोनिक कहलाएगी। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में फिर जो इन्फ्लेमेशन और रीजनरेशन वो प्रोसेसेस जो हैं वो दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक हो गया। सो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में भी रिपेयर होती रहती है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में हमने ये पढ़ा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन इन विच इन्फ्लेमेशन एंड रीजनरेशन ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते रहते हैं, जबकि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जस्ट इन्फ्लेमेशन होती है। सो ये भी टाइप है रिपेयर की, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी टाइप है रिपेयर की और वाउंड हीलिंग जो है ये भी टाइप है रिपेयर की। तो अब हमने ये चार चीज़ें देख ली हैं। रीजनरेशन की दो टाइप्स जिसमें मुकम्मल तौर पे नया सेल आ जाएगा या स्टेबल टिश्यूज़ के जो डैमेज पोर्शन है उनको कंपनसेट किया जाएगा जो बचे जाने वाले पोर्शंस हैं। फिर उसके बाद हमने रिपेयर को देखा जो कि वाउंड की हीलिंग से आ रही है या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से। नेक्स्ट जी अब इसमें आप देखें ये एक और पिक्चर है, इसमें सपोज ये एक नॉर्मल टिश्यू है बेटा, इसमें ये देखें यहाँ पे माइल्ड इंजरी है, सुपरफिशियल इंजरी, थोड़ा सा ज़ख़म आया और जो सेल्स थे वो मुकम्मल तौर पे यहाँ से डैमेज नहीं हुए, कुछ सेल्स बच गए हैं। तो बच जाने वाले सेल्स ने क्या किया कि अपने जो डैमेज वाले सेल्स थे जो माइल्ड इंजरी थी उनको दोबारा नॉर्मल हालत में लेके आ गए या उनको जो है वो रीजनरेट कर दिया। ये है सेकेंड। इसमें ये है कि अगर डैमेज होने वाले सेल्स बहुत ज़्यादा थे, बचा ही कुछ नहीं है वहाँ पे, तो अब कोई सेल्स वहाँ पर नहीं होंगे कि जो रीजनरेट करके उस कमी को पूरा करें। अब ज़रूरत पड़ेगी कि बाहर से सेल्स आकर उस गैप को फिल करें। जब बाहर से सेल्स आकर उस गैप को फिल करेंगे तो उसको हम स्कैर फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये स्कैर फॉर्मेशन उस वक्त होगी जब इंजरी स्वेयर होगी, ठीक है ना। तो स्वेयर इंजरी में स्कैर फॉर्मेशन हो जाएगी। ये दोनों पिक्चर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद देखें ये था रिपेयर। अच्छा अब हम थोड़ा सा रीजनरेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। देखें टिश्यूज़ आर एबल टू रिप्लेस द डैमेज कंपोनेंट्स और एंड एसेंशियल रिटर्न टू अ नॉर्मल स्टेट in this process. So this process is called a regeneration. If the tissues are able, so if the tissues are able to replace, so replace का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को आप वहाँ से उठा दें और उसकी जगह पे दूसरी जगह रख दें, ठीक है ना। जबकि रिपेयर का मतलब यह है कि उसी के अंदर ही आपने कमी पेशी को पूरा करना है। तो रीजनरेशन में क्या होगा कि रिप्लेस कर देंगे हम डैमेज पोर्शन को और उसकी जगह जो है वो नॉर्मल जो टिश्यूज़ हैं या जो नॉर्मल सेल्स हैं वो लेके आएंगे। तो ये कहलाएगा रीजनरेशन। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब प्रोलिफरेशन होगी उन सेल्स की जो कि सर्वाइव कर गए हैं इंजरी के दौरान। इंजरी हुई, कुछ सेल डैमेज हो गए, वो ख़त्म हो गए वहाँ से, और कुछ सेल्स जो थे वो उस इंजरी के अंदर जो है वो अपने आप को जो है वो स्टेबल रखने में कामयाब हो गए, वो सर्वाइव कर गए, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंट थे उस इंजरी स्टिमुलाई के। सो अब जो बच जाने वाले सेल्स हैं उनकी बेटा फिर प्रोलिफरेशन होगी, देन डिफ्रेंशिएशन होगी, मैचुरेशन होगी। सो दे रिटेन द कैपेसिटी टू प्रोलिफरेट। सो इफ़ दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोलिफरेट तो देन रीजनरेशन नहीं स्टार्ट हो सकती। अगर उनके अंदर प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी जो है वो बची हुई है तो वो फिर जो टिश्यूज़ हैं या जो सेल्स हैं बेटा वो फिर प्रोलिफरेट करके दोबारा बना देंगे। इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे रैपिडली डिवाइडिंग एपिथेलिया ऑफ द स्किन।
अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, आपका जीआईटी ट्रैक है या यूरिनरी ट्रैक है या आपका स्किन है या जो आपके हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, दे आर कॉन्टीन्यूसली रीजनरेशन, इसमें कॉन्टीन्यूसली रीजनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो in the rapidly dividing epithelia of the skin and intestines and even that liver, so there is a process of regeneration. So in the other words, we can say that the tissue stem cells may contribute to restoration of the normal tissue या restoration of the damaged tissue. दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेज वाला पोर्शन है उसकी रिस्टोरेशन हो रही है। मैमल्स के अंदर जो है ये लिमिटेड कैपेसिटी है रीजनरेशन की। डेफिनेटली हम अब अपनी ही बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो इसमें अगर हमारा कोई बॉडी का कोई हिस्सा अगर कट जाता है तो वो दोबारा नहीं बनता है। सपोज अगर किसी की फिंगर कट गया है या इवन दैट अगर किसी का मुकम्मल तौर पे लिम्ब कट गया है या अगर काट दिया गया है तो वो दोबारा से नहीं बनता। सो मैमल्स के अंदर जो कैपेसिटी है रीजनरेट वाली वो बहुत लिमिटेड है। इसमें जो चंद एक ऑर्गन्स हैं जो कि रीजनरेट कर रहे हैं मैमल्स के अंदर, बाकी कुछ ऐसी है लाइक स्टारफिश को आप देख लें तो वो मुकम्मल तौर पे अगर उसका एक आर्म कट जाता है तो वो रीजनरेट करता है। और भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ हैं जिसमें कंप्लीटली रीजनरेशन हो सकती है, लेकिन वो मैमल्स के बारे में ये कह रहा है कि मैमल्स हैव द लिमिटेड कैपेसिटी टू रीजनरेट द डैमेज टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, so only some components of most of the tissues are able to fully restore themselves. उसमें कुछ जो हैं टिश्यूज़ के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मुकम्मल तौर पे रिस्टोर हो सकते हैं, अदरवाइज मैमल में रिस्टोरेशन वाली कैपेसिटी जो है वो कम है। नेक्स्ट इस पे देखें सेल्स और टिश्यू की रीजनरेशन। सो रीजनरेशन ऑफ द इंजर्ड सेल्स एंड टिश्यूज़ इन्वॉल्व्स द सेल प्रोलिफरेशन विच इज़ ड्राइवन बाय द ग्रोथ फैक्टर्स। अब कौन सी चीज़ है जो इनको दोबारा से प्रोलिफरेट करवा रही है या रीजनरेट करवा रही है या रिपेयर करवा रही है, तो वो है बेटा ग्रोथ फैक्टर्स। सारी बात है जी, जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको ग्रोथ फैक्टर्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है कि उस कमी को पूरा करना या सेल्स की कंटिन्यू जो है वो डिवीजन ऑफ सेल्स है जिससे हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं। सो ग्रोथ फैक्टर्स दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, जो पोर्शन टिश्यूज़ का ख़त्म हो चुका है उनके अंदर दोबारा से जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। और ये एक क्रिटिकली डिपेंडेंट होता है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल। अच्छा बेटा, ये वो कह रहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकली डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की इंटीग्रिटी के ऊपर और जो है डेवलपमेंट के ऊपर मैच्योर स्टेम सेल्स की। क्यों ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है? देखें, अगर जो रीजनरेशन है उसमें अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, अगर ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू कर देंगे, सो अगर उसके अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो सपोज जो नॉर्मल जो है जितना टिश्यू बनना था उतना टिश्यू बनने के बाद एक्स्ट्रा टिश्यू बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा या अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल फिर किसकी जानब लेके जाएगी बेटा? वो तो कैंसर की जानब लेके जाएगी ना। सो इसलिए जो रीजनरेशन है ये एक नॉर्मली बहुत क्रिटिकल कंडीशन है या ये एक क्रिटिकली कंट्रोल्ड फिनोमेना है, ठीक है ना, जिसमें उतने ही नए सेल्स बनेंगे जितने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। एक्स्ट्रा बनेंगे तो डेफिनेटली वो जो है बजाय इसके कि वो डैमेज पोर्शन को नॉर्मल पोर्शन में कन्वर्ट करते, अगर एक्स्ट्रा सेल बन जाएंगे वो तो फिर मिलिग्नेंसी या कैंसर वाली साइड पे ले जाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। सो उसके बाद देखिए सेल प्रोलिफरेशन। सो सेवरल सेल टाइप्स प्रोलिफरेट ड्यूरिंग द टिश्यू रिपेयर। इसमें क्या है? रेमेंट्स का मतलब होता है कि जो बाकियात हैं इंजर्ड टिश्यूज़ के जो कि दोबारा से रिस्टोर होते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर उसमें वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल्स आ जाएंगे। देखें, सबसे पहले क्या होगा कि अगर कोई पोर्शन किसी भी टिश्यू का डैमेज हुआ तो उसमें वो पोर्शन दोबारा बनेगा नया। अब उस पोर्शन को ज़िंदा रखने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, वहाँ पे खुराक की ज़रूरत है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जानी चाहिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ से निकलने चाहिए। तो वो कैसे होगा? हर सेल को सप्लाई जाती है ब्लड के थ्रू। सो ब्लड वेसल्स वहाँ पर पेनिट्रेट करेंगी, वेस्कुलर एंडोथीलियल सेल जो हैं वो वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स को क्रिएट करेंगे जो कि नए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेंगे
जो कि रिपेयर के प्रोसेस में जो है वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है ना। सो क्या होगा कि यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट जो है वो सोर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे स्कैर फॉर्मेशन के लिए। तो वो क्या करेंगे कि वहाँ पे जो डिफेक्ट्स हैं उनको ठीक करने के बाद जो है एंजियोजेनेसिस करवाएंगे। एंजियोजेनेसिस से मुराद है कि वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो बनेगी उस नए बनने वाले टिश्यूज़ के अंदर, और वहाँ से ब्लड वेसल्स बनेगी, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज बनेगी, और उस नए वाले जो टिश्यू है जो स्कैर वाला था अब उसको ज़िंदा रखा जाएगा, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी, उसको जो है वो फूड प्रोवाइड की जाएगी, जो है एनर्जी दी जाएगी, और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए भी जो है एंजियोजेनेसिस होनी चाहिए। ये चीज़ है। नेक्स्ट है जी कंट्रोल ऑफ मैकेनिज्म। कंट्रोल ऑफ प्रोलिफरेशन इज ड्राइवन बाय द सिग्नल्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रोथ फैक्टर्स एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर बार बार जो है हम थोड़ा सा इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखें, एबिलिटी ऑफ द टिश्यूज़ टू रिपेयर देमसेल्फ इज डिटरमाइंड। किसी टिश्यू ने के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो दोबारा रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता, ये पहले से तयशुदा है, ठीक है ना। इसीलिए जो ऑर्गन्स या जो टिश्यूज़ हैं, अगर तो वो उसके अंदर ये कैपेसिटी है रीजनरेट होने वाली तो ही वो होगा, अगर उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो ये नहीं है कि वो खुद से नहीं स्टार्ट करवा सकता। तो ये जो प्रोसेस है ये प्री डिटरमाइंड है। तो इसलिए ये इसके अंदर एक कंट्रोल है, इसके अंदर चेक एंड बैलेंस है। तो इन पार्ट by their intrinsic proliferation capacity, so the ability of the tissue to repair themselves is determined in part by their intrinsic proliferation capacity। जो उनके अंदर जो डीएनए के अंदर या उनके जो जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने रिपेयर होना है यानी उन्होंने डिवाइड करना है, प्रोलिफरेट करना है या नहीं करना, वो सारी की सारी प्री डिटरमाइंड है उनके जीन्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली ही वो चलेंगे। अगर है तो वो रिपेयर होंगे, रीजनरेट करेंगे, नहीं होंगे तो फिर नहीं करेंगे। देन उसमें आ जाता है टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़। टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ में क्या है, डिपेंडिंग ऑन रिपेयर मैकेनिज्म द बॉडी टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। इसमें जो बॉडी टिश्यूज़ है उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि पहले वो हिस्से हैं जो लिबाइल टिश्यूज़ हैं, फिर स्टेबल टिश्यूज़ आ जाएंगे और आखिर पे परमानेंट टिश्यूज़ हैं। सो इनको थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए लिबाइल टिश्यू लिबाइल टिश्यू को हम कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग, लिबाइल का मतलब वैसे ही यही होता है कि जो मूविंग कह लें उसको, या जो स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। लिबाइल टिश्यू वो होंगे जो कंटिन्यूसली डिवाइड करें। दो टिश्यूज़ आर कंटिन्यूसली बीइंग लॉस्ट एंड रिप्लेस्ड बाय द मैचुरेशन फ्रॉम द टिश्यू स्टेम सेल्स एंड द प्रोलिफरेशन ऑफ द मैच्योर सेल्स। सो इन टिश्यूज़ के अंदर कंटिन्यूसली जो ओल्ड सेल्स हैं या जो डैमेज सेल्स हैं वो रिप्लेस होते रहेंगे नए और मैच्योर सेल्स के साथ साथ, और इनमें जो प्रोलिफरेशन है वो कंटिन्यूसली होती रहेगी। सो दीज टिश्यूज़ कैन रैपिडली रीजनरेट आफ्टर इंजरी। जैसी इंजरी हुई दस्ती जनाब ये रीजनरेट कर जाएंगे, एज लॉन्ग एज द पूल ऑफ द स्टेम सेल इज प्रिजर्व्ड। शर्त क्या है इसके लिए कि जो स्टेम सेल का पूल है अगर वो प्रिजर्व है तो जारी बात है जी स्टेम सेल्स ही तो वो बनेंगे। अगर स्टेम सेल्स का पूल ही ख़त्म हो गया देन उनके अंदर रीजनरेशन नहीं होगी। इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर पेरेंटल सेल्स होंगे तो ही वो आगे रीजनरेट करके उस कमी को पूरा करेंगे, अगर स्टेम सेल्स या पेरेंटल सेल्स नहीं होंगे तो फिर रीजनरेशन नहीं होगी। शर्त इसकी ये है बस। एग्जांपल्स देखें इसके अंदर। एग्जांपल्स में आप देखें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है बोन मैरो के अंदर, जाहिर बात है बेटा कॉन्टीन्यूसली जो बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, उसमें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स है या प्लोरीपोटेंट या टोटीपोटेंट जो है वो स्टेम सेल्स होते हैं। इसके अलावा सरफेस एपिथीलिया, जो एपिथीलियम है आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन है इसकी जो एपिथीलियल सेल्स हैं दे आर आल्सो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग एंड दे आर रीजनरेटिंग। नेक्स्ट इसमें आ जाएगी एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलिया ऑफ द स्किन, ओरल कैविटी, वजाइना एंड सर्विक्स। सो स्किन में इसके अलावा ओरल कैविटी होगी, वजाइना या सर्विक्स, इनके जो सेल्स हैं वो भी कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी एग्जांपल इसमें कुबाइडल एपिथीलिया। अब कुबाइडल एपिथीलिया जो है वो उन डक्ट्स की होगी जो एक्सोक्राइन ऑर्गन्स है। अच्छा, दो तरह के जो है वो ये होते हैं
ऑर्गन्स एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होंगे जो अपनी सेक्रीशंस डक्ट्स के ज़रिए उस जगह पर पहुँचाएंगे टारगेटेड एरिया में, और एंडोक्राइन वाले वो होंगे जो अपनी सेक्रीशंस या अपने हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं और उनमें फिर वो स्पेसिफिक जगह पे रिसेप्टर्स के ज़रिए वहाँ पर जाकर अटैच होंगे। बात समझ आ गई ना? जिनकी अपनी डक्ट्स होंगी उनको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन ऑर्गन्स के जो डक्ट्स के जो एपिथेलियल सेल्स होंगे वो भी कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लेस होते रहते हैं, जिसमें स्लेवरी ग्लैंड्स आ जाएंगे, पेंक्रियाज आ जाएगा, उसके बाद बाइलरी डक्ट है। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जिनकी अपनी अपनी जो है वो सेक्रीशन के लिए अपनी अपनी इनकी जो है वो डक्ट्स होंगी, ट्यूब्स होंगी, और उन ट्यूब्स के जो सेल्स हैं क्यूबाइडल वो रिप्लेस होंगे। नेक्स्ट इसमें देखें कोलमनर एपिथेलियम। अब कोलमनर एपिथेलियम किसकी होगी? कोलमनर एपिथेलियम बेटा होगी जो जीआईटी है, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, उसके बाद यूट्रस है, उसके बाद जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। सो इनके अंदर होती है कोलमनर एपिथेलियम। देखें हिस्टोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सेल की जो डिवीजन्स हैं उनकी है, स्कैमस है, सिंपल स्कैमस है, कोबाइडल है, सिंपल कोबाइडल है, कोलमनर है, सिंपल कोलमनर है। इसी तरह से फिर स्ट्रेटिफाइड स्कैमस है, स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है। सो ये जस्ट कोलमनर एपिथेलियम में होगा जो कि जीआईटी, यूट्रस और फ्लोपियन ट्यूब में है। और कोबाइडल कहाँ कहाँ पर होंगे? वो उन एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं या ऑर्गन्स हैं जिनमें स्लेवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज और बाइलरी डक्ट आ जाते हैं। इसके बाद देखें ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो होगी यूरिनरी ट्रैक की, ठीक है ना। सो इनके सेल्स जो हैं ये बाइल टिश्यूज़ हैं, लिबाइल टिश्यूज़ हैं, ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं। एग्जांपल्स जो हैं मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, होमेटोपैटिक स्टेम सेल, सरफेस एपिथेलिया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल, कोबाइडल एपिथेलिया, कोलमनर एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब जो सेकंड टाइप है टिश्यूज़ की वो है बेटा स्टेबल टिश्यूज़। स्टेबल टिश्यूज़ क्या हैं? देखें, सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज़ आर क्विसेंट। क्विसेंट किसको कहते हैं? क्विसेंट का जो वर्ड है उसका नॉर्मली मतलब होता है खामोश बैठे रहना किसी कोने में लग के, लेकिन इसमें क्या होगा कि इनके अंदर ये वो सेल्स होंगे जो कि माइटोसिस में, देखिए बेटा जो सेल डिवीजन है उसकी दो टाइप्स होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस तो जारी बात है जर्म सेल्स में होती, तो नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हुआ है या जो रीजनरेशन है या जो डेवलपमेंट है वो माइटोसिस के ज़रिए होगी। सो माइटोसिस और मियोसिस की आप लोगों ने पहले एफएससी में भी ये टाइप्स पढ़ी हुई हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज होती है जी नॉट स्टेज। अब जी नॉट स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि जो सेल है वो बिल्कुल खामोश बैठा रहता है, ठीक है ना। इसमें वो दोबारा से डिवाइड होने की तैयारी के अंदर या अपने जो चीज़ें हैं उसको जो है वो बस पूरा करे, और कोई इसके अंदर तब्दीली नहीं आती। ना इसमें कैज़मेटा फॉर्मेशन होती है, ना क्रोमोसोम जो है वो जनाब साहब माइटोटिक अपरेटस बनाते, कुछ भी नहीं होता। जस्ट दे आर स्टिल, बस वहीं पर ही रहेंगे। सो स्टेबल सेल्स वो सेल्स हैं जो कि जिनकी जो सेल्स होंगे वो जस्ट जी नॉट स्टेज के अंदर ही रहेंगे। तो जारी बात है जी नॉट स्टेज से बाहर निकलेंगे तो ही वो डिवाइड करेंगे ना, लेकिन वो जी नॉट स्टेज से बाहर ही नहीं निकलेंगे, उसी में ही बैठे रहेंगे, इसलिए उन सेल्स को हम स्टेबल सेल्स बोलते हैं। सो ओनली मिनिमल प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी इन देयर नॉर्मल स्टेट। उनकी जो प्रोलिफरेटिव एक्टिविटी है वो बहुत मिनिमल है नॉर्मल स्टेट के अंदर, एंड दे आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। वो इस काबिल हैं कि वो इंजरी के रिस्पॉन्स में डिवाइड कर सकें या फिर जो लॉस्ट मैथ है उसको दोबारा से जो है वो रीजनरेट कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक्सेप्शंस हैं लिवर सेल्स की, इसमें एक्सेप्शंस हैं, लिवर सेल्स हैं, स्टेबल टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर भी लिमिटेड कैपेसिटी होती है रीजनरेट की इंजरी के बाद। नेक्स्ट इसमें देखें प्रोलिफरेशन ऑफ दिस टिश्यूज़ इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द वाउंड हीलिंग। सो स्टेबल सेल्स में वाउंड हीलिंग में जिसकी एग्जांपल्स हैं दीज आर लिवर सेल्स, किडनी, पेंक्रियास, इसके बाद एंडोथीलियल सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे और स्मूथ मसल सेल्स। सो लिवर, किडनी, पेंक्रियास, एंडोथीलियल सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल्स ये सारे के सारे स्टेबल सेल्स हैं, ये नॉर्मली इतनी जल्दी से डिवाइड नहीं करते। नेक्स्ट आ जाएंगे जो थर्ड टाइप है टिश्यूज़ की, वो बेटा है परमानेंट टिश्यूज़। तो जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज़ आर कंसीडर्ड टू बी टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड and non-proliferative in postnatal life
पोस्ट नेटल लाइफ का मतलब होता है कि मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद वाली जो स्टेज है, उसके बाद वो बिल्कुल प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। टर्मिनल का मतलब होता है कि सबसे आखिरी सिरा। इट मीन्स दैट द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर कंसीडर्ड टू बी टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड, कि उन्होंने जितना डिफ्रेंशिएट होना था वो अब डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, वो टर्मिनेट हो चुके हैं, उनमें जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। एंड दे आर नॉन प्रोलिफरेटिव इन पोस्ट नेटल लाइफ। हम ये नहीं कह सकते कि नेटल लाइफ में वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे थे, तब कर रहे थे, लेकिन पोस्ट नेटल लाइफ में वो नहीं करेंगे, वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द न्यूरॉन्स, अब इसमें कौन कौन से सेल्स आ जाएंगे, इसमें देखें बेटा, न्यूरॉन्स हैं, कार्डिक मसल्स हैं, वो दोनों इस टाइप के हैं, मतलब कि जो न्यूरॉन्स हैं। अब देखें न्यूरॉन्स जो हैं आपकी बॉडी में, उनमें बहुत ही कम, बल्कि ना होने के बराबर जो है रीजनरेशन का प्रोसेस है। इसीलिए अगर किसी पेशेंट को या किसी बंदे के अगर न्यूरॉन्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं तो इनकी रिकवरी बहुत मुश्किल से होती है। पैरालिसिस के पेशेंट्स देख लें, या जिनके जो स्पाइनल कार्ड का इशू बन जाता है, तो वो थ्रू आउट द लाइफ इवन दैट के वो बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो न्यूरॉन्स डैमेज हो चुके हैं, उनमें अब कैपेसिटी नहीं है, वो परमानेंट सेल्स हैं, वो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते कि वो दोबारा अपने नॉर्मल फंक्शन की जानब जाएँ, वो उसे उधर ही रहेंगे, ठीक है ना। सो इंजरी टू द ब्रेन हार्ट इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स दैट दे आर नॉट मूविंग बैकवर्ड, वो आगे की तरफ ही जाएंगे, इरिवर्सिबल। और इसके रिजल्ट से क्या होगा इन द स्कैर, सो बिकॉज द न्यूरॉन्स एंड कार्डिक मायोसाइट्स, मायो का लफ्ज़ जहाँ पर आएगा उसका मतलब जो है वो मसल्स ही होता है, ठीक है ना, साइट सेल्स को बोलते हैं। सो कार्डिक मायोसाइट्स के नॉट रीजनरेट, सो इसके अलावा न्यूरॉन्स और जो आपके हार्ट के मसल्स हैं वो रीजनरेट नहीं कर सकते। लिमिटेड स्टेम सेल रेप्लिकेशन एंड डिफ्रेशिएशन अकर्स इन सम एरियाज ऑफ द अडल्ट ब्रेन। यहाँ पर बात उसने थोड़ी सी अलग कर दी, वो कहता है अभी उसने ये पहले कहा है कि हार्ट के और न्यूरॉन्स के मसल रीजनरेट नहीं करते, लेकिन अभी उसने क्या कहा, थोड़ी सी गुंजाइश है, कहाँ पर, अडल्ट ब्रेन के अंदर। एंड देयर इज सम एविडेंस दैट हार्ट मसल सेल्स में प्रोलिफरेट आफ्टर द मायोकार्डियल नेक्रोसिस, कि ये भी थोड़ा सा देखा गया कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो मायोकार्डियल नेक्रोसिस के बाद, मतलब कि अगर नेक्रोसिस हुई है तो नेक्रोसिस के बाद उनमें थोड़ी सी कैपेसिटी है, थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वरना ये जनाब बहुत सख्त आदमी है, ये सख्त आदमी कह रहे हो, सख्त सेल्स हैं कि जो दोबारा से रीजनरेट नहीं करते। सो स्केलेटल मसल्स इज अ परमानेंट टिश्यू, स्केलेटल मसल भी परमानेंट टिश्यू है। लेकिन जो सेटेलाइट सेल्स है, सेटेलाइट सेल्स वो अटैच होंगे किसके साथ, एंडोमेजियल शीथ के साथ, और ये प्रोवाइड करते हैं रीजनरेटिव कैपेसिटी मसल्स को। मसल सेल जो हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, सेटेलाइट सेल्स जो हैं वो अब जो है वो रीजनरेटिव कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे मसल को। अच्छा बेटा, मसल सेल्स के अंदर जिनको हम मायोसाइट्स बोलते हैं, इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होते हैं मसल के अंदर जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, उनको हम सेटेलाइट बोलते हैं। सेटेलाइट आपको पता ही है कि जो सेटेलाइट का लफ्ज़ है, इसका मतलब वैसे भी हरकत करने वाला सियारा जो कि स्टेबल नहीं रह सकता, तो सेटेलाइट सेल जो हैं वो रीजनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द टिश्यू रीजनरेशन, इसमें लिबाइल सेल देखें। लिबाइल सेल्स सच एज एपिथेलिया ऑफ द इंटेस्टिनल ट्रैक एंड स्किन्स इंजर्ड सेल्स आर रैपिडली replaced by the proliferation of the residual cells and differentiation of the tissues stem cells providing underlying the basement membrane is intact. So labile cells are able to reproduce या differentiate। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो अगर तो इंटैक्ट है तो वो दोबारा रीजनरेट कर पाएंगे, अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन ही सिरे से ख़त्म हो गई है तो फिर ख़त्म, कहानी ख़त्म, किस्सा ख़त्म। सो द ग्रोथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर नॉट डिफाइंड, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स का पता नहीं है कौन से होते हैं। loss of blood vessels is corrected, loss of blood vessels is corrected सॉरी ये लैपटॉप की बैटरी का इशू बन गया था। अच्छा, लॉस ऑफ ब्लड वेसल इज करेक्टेड बाय प्रोलिफरेशन ऑफ द हेमेटोपैथिक स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो एंड द अदर टिश्यूज। सो जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रोलिफरेशन होती है हेमेटोपैथिक स्टेम सेल्स की या बोन मैरो की, वो है इसमें जो ग्रोथ फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हैं
वो है क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSFs, जो कि प्रोड्यूस करते हैं, इसको रिस्पॉन्स करते हैं और नए ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद देखिए टिश्यू रीजनरेशन जो है वो पेरेंट कैमल ऑर्गन्स के अंदर होती है, जिनमें स्टेबल सेल्स होते हैं, स्टेबल सेल पॉपुलेशन होती है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं लीवर की, जिसमें पेंक्रियाज, एड्रीनल, थायराइड और लंग्स हैं, इनमें जो है वो कुछ हद तक रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। सर्जिकल रिमूवर अगर किडनी का हो जाता है तो जो रिमेनिंग सेल्स हैं किडनी के वो कंपनसेट करते हैं इसको, ठीक है ना, कंपनसेट करते हैं जो डैमेज पोर्शन है उसको। तो इसलिए जो है हाइपरट्रॉफी उनमें हो सकती है, ठीक है ना। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि इंक्रीज इन साइज़, ठीक है ना। तो अगर किडनी के जो है सेल्स या किडनी को अगर आपने ऑपरेशन के जरिए किसी जगह से किसी भी वजह से अगर डैमेज हो गई है तो जो बाकी के सेल्स हैं वो उसको जो है वो कंपनसेट करेंगे, ठीक है ना, हाइपरट्रॉफी के ज़रिए या फिर हाइपरप्लेजिया के ज़रिए। सो हाइपरप्लेजिया इज़ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स एंड हाइपरट्रॉफी जो है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स, ये होगा। इसके अलावा देखिए मैकेनिज़्म जो है इस रिस्पांस में वो अभी तक स्टिल कहते हैं कि हमें नहीं समझ आए, मतलब कि इस पर कोई इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो इसमें इन्वॉल्व मिलती हैं वो हैं अभी तक ग्रोथ फैक्टर्स, और इसके अलावा जो है इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके बाद देखें रिस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल टिश्यू स्ट्रक्चर कैन अकर ओनली इफ द रेजिडुअल शेल इज स्ट्रक्चरली इंटैक्ट एंड अ पार्शियल ऑफ द सर्जिकल रिसेक्शन। अगर परमानेंट टिश्यूज थोड़े से वहाँ पर बच गए हैं, जो मदर हैं टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल सेल्स हैं, या फिर अगर जो सर्जिकल रिसेक्शन हुई है वो अगर पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है, तो हो सकती है। अगर हम इंटायर टिश्यू को डैमेज कर देंगे तो फिर या इन्फ्लेमेशन के ज़रिए या जो है वो डैमेज हो जाएगा तो फिर रीजनरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। उसके बाद लीवर रीजनरेशन देखें ह्यूमंस के अंदर जो है वो रिमार्केबल, अच्छा इंसान के अंदर जो एक ही ऑर्गन है जो बहुत ज़्यादा जिसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो बेटा है लीवर। तो इसको देखें, लीवर हैज़ रिमार्केबल कैपेसिटी टू रीजनरेट एंड डिमॉन्स्ट्रेट बाय इट्स ग्रोथ फैक्टर आफ्टर पार्शियल हिपैटेक्टमी, ठीक है ना। सो हिपैटेक्टमी मीन्स दैट हिपैटिक का लफ्ज़ जहाँ आएगा वो लीवर के सेल्स को ही ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। सो इसमें देखिए रीजनरेशन जो है वो लीवर सेल्स की उसमें दो मेजर मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें फर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ रिमेनिंग हिपैटोसाइट्स, कि जो बकिया हिपैटोसाइट्स हैं, साइट्स जो है वो सेल्स को कहते हैं। हिपैटिक मैंने आपको पहले बता दिया, लीवर को ही कहेंगे, लीवर के से रिलेटेड जो सेल्स हैं। सो रीपॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोजीनेटर सेल्स, या तो प्रोलिफरेशन हो जाएगी रिमेनिंग हिपैटोसाइट्स की या फिर रीजनरेशन हो जाएगी प्रोजीनेटर सेल्स की। अब यहाँ पर एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, देखें। पॉपुलर इमेज ऑफ द लीवर रीजनरेशन इज़ द डेली रीग्रोथ ऑफ द लीवर ऑफ द Prometheus, which was eaten day by day by an eagle sent by Zeus. Zeus क्या था, वो एंग्री था प्रोमीथियस के ऊपर फॉर स्टीलिंग द सीक्रेट्स ऑफ फायर। मतलब कि ये कोई पुराने ज़माने में किसी को सज़ा दी गई थी, उसको सूली पर लटकाया गया था, तो कोई जो ईगल है वो आकर उसका जो जिगर था उसको नोच खाता था और अगले दिन जो है वो दोबारा रीजनरेट कर सकता था। तो ये एक बड़ी पॉपुलर सी पिक्चर है लिवर ऑफ द जीस की, ये इसको थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट इसमें है जी यहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ द हेपेटोसाइट। देखिए इन ह्यूमंस रिसेशन ऑफ अप टू 90% ऑफ द लिवर सेल्स कैन बी करेक्टेड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द रेजिडुअल हेपेटोसाइट। वो कहते हैं कि 90% जो है वो लिवर सेल्स दोबारा प्रोलिफरेट हो जाएंगे अपने पुराने सेल से। सो क्लासिकल मॉडल जो है रीजनरेशन का वो इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टडी करने के लिए, जिसमें हेपेटोसाइट्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे और रीजनरेट करेंगे लीवर सेल्स को। और ये प्रोसेस जो है वो ट्रिगर होता है या स्टार्ट होता है किसके ज़रिए, बाय द एक्शंस ऑफ साइटोकाइंस एंड पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, सो द प्रोसेस अकर्स इन डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सो इसमें पहली स्टेज कौन सी है, प्राइमिंग फेज़ है। प्राइमिंग फेज़ में क्या होगा, साइटोकाइनेस जो है जिसमें इंटरल्यूकिन 6 है वो प्रोड्यूस होंगे कफर सेल्स के से ठीक है ना, कफर सेल्स लिवर सेल्स को कहते हैं। और एंड एक्ट ऑन द हेपेटोसाइट्स टू प्रोड्यूस द पेरेंकाइमल सेल्स। वो हेपेटोसाइट्स के ऊपर एक्ट करेंगे ताकि वो पेरेंट सेल्स को प्रोड्यूस करें। कॉम्पिटेंट टू रिसीव एंड रिस्पॉन्स द ग्रोथ फैक्टर्स। अब उन सेल्स के ऊपर ही असर होगा जो कि ग्रोथ फैक्टर्स को रिसीव भी करें और रिस्पॉन्स भी करें।
तो उनसे ही नए जो हैं वो सेल्स बनेंगे। सेकंड इसमें देखें ग्रोथ फैक्टर फेज़ है। ग्रोथ फैक्टर फेज़ जो है जिसमें जो है वो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा वगैरह है, ये प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा सेल से, और ये हिपेटोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं और इस मेटाबॉलिज्म को शुरू करेंगे, सेल साइकिल को शुरू करेंगे। तो वो कह रहा है कि क्योंकि हिपेटोसाइट जो हैं वो क्यूसेंट सेल्स हैं और इसलिए ये बहुत घंटे ले जाते हैं अपनी आपको स्टार्ट करवाने में। फिर वो G0 स्टेज या क्यूसेंट स्टेज से निकल कर G1 फेज़ में आएंगे। G1 फेज़ में फिर S फेज़ में जाएंगे, सेंथिसिस फेज़ में, जिससे DNA जो है वो सेंथिसाइज किया जाएगा, और DNA की सेंथिसिस के बाद ही जो है सेल डिफ्रेंशिएट होता है या सेल की डिवीजन होती है। सो आफ्टर ऑल हिपेटोसाइट्स रेप्लिकेट ड्यूरिंग द लिवर रीजनरेशन आफ्टर द पार्शियल हेपेटेक्टमी. So the wave of hepatocyte replication is followed by the replication of the non-parenchymal cells like Kupffer cells, endothelial cells and satellite cells. So during the hepatocyte replication, hepatocyte की replication phase में क्या होगा कि 70 genes जो हैं वो एक्टिवेट की जाती हैं, जिसमें जीन इंकोडिंग है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, सेल साइकिल है, सेल साइकिल रेगुलेटर्स होंगे या रेगुलेटर्स होंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म के। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होगा कि हिपेटोसाइट जो है वो रिटर्न हो जाएंगे अपनी नॉर्मल हालत में, जो नेचर है वो स्टॉप कर देगी सिग्नल्स भेजना, ठीक है ना, मतलब कि जो सेल्स हैं वो दोबारा रीजनरेट हो चुके हैं। अब वो जो ग्रोथ फैक्टर्स थे वो भी आना कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और ये प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। सो एंटी प्रोलिफरेटिव साइटोकाइनिन्स जो हैं, जिसमें जो है वो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा फैमिली जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और वो इस प्रोसेस को रोक देगी। रीजनरेशन जो है वो प्रोजेनेटर सेल्स की देखें, इन सिचुएशन में जो है वो प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी जो है हेपेटोसाइट्स की वो इम्पेयर्ड होती है। इसमें जैसे कि आफ्टर क्रोनिक लिवर इंजरी या इन्फ्लेमेशन जो प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं वो रीपॉपुलेशन होती है इनमें, रोडेंट्स के अंदर उनमें ये कैपेसिटी है कि उनके जो ओवल सेल्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं। Some of the progenitor cells residual specialized in the niches called the canals of hearing where the bile calculi connect to the larger bile cells. तो वहाँ पर जहाँ पर बाइल जो है वो लार्जर बाइल डक्ट्स के साथ जुड़ती है वहाँ पर भी रीजनरेशन होती है। तो ये था बेटा आपका रीजनरेशन और रिपेयर। इसमें आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है दो प्रोसेसेस को, जो कि डैमेज टिश्यू को दोबारा नॉर्मल टिश्यू के अंदर कन्वर्ट करने में होते हैं, टिश्यू रिपेयर और रीजनरेशन। फिर इसकी हमने टाइप्स देखी हैं, टाइप्स के साथ साथ हमने जो है सेल प्रोलिफरेशन देखी, मैकेनिज्म्स देखे, टाइप्स ऑफ बॉडी टिश्यूज़ देखी जिसमें लुबाइल टिश्यूज़, स्टेबल टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ हैं। फिर इनका थोड़ा बहुत हमने मैकेनिज्म जो है उसको डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप बेटा पूछ सकते हैं, उसके लिए आपको फ्री हैंड दिया जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।